तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो शेयर मार्केटिंग के अंदर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट पर्पस से, स्टडी पर्पस से लेकर आए हैं। आज इस कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। आज इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे कि ये क्यों IT सेक्टर की एक मेजर कंपनी है और इसके जो रिज़ल्ट अभी रिसेंटली आए हैं उसका वर्तमान में जो इसके शेयर प्राइस है उसके ऊपर किस हिसाब से इफेक्ट पड़ा है और ये कितना नीचे जा सकता है उसका भी एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। और HCL टेक्नोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में और सीखिए किस तरीके से एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का, फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके टेक्निकल इश्यूज, उसके जो बिजनेस सेगमेंट है तो वो किस तरीके से है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग आ जाइए मेरे साथ में Screener.in वेबसाइट के ऊपर। ये काफ़ी डिटेल में आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है और इस वेबसाइट के ऊपर हम देखेंगे सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। 1970s में इस कंपनी को जो सेटअप किया गया था शिव नाडार ने, जो बेंगलुरु कर्नाटका के रहने वाले हैं, शिव नाडार ने इसको सेटअप किया था। और आज बारी भारत की 4th सबसे बड़ी IT मेजर कंपनी है। जैसे हम बात करें TCS की, जैसे बात करें इन्फोसिस की, और उसके बाद में विप्रो की, और विप्रो के बाद में HCL टेक्नोलॉजी। हालांकि विप्रो और HCL टेक्नोलॉजी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इनमें 3rd 4th पोजीशन के लिए इनमें कंपटीशन भी चलता रहता है। लेकिन HCL टेक्नोलॉजी जो IT सेक्टर की इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज़ में से है, ये दैट्स इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो इसका जो बिज़नेस है काफ़ी वाइड है। ऐसा नहीं केवल IT सेक्टर में ही ये काम करती है, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी काम करती है, स्पेस सेगमेंट में भी काम करती है, ये अदर जो IT कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज है उनमें भी काम करती है। कई बार ये क्या होती है कि कुछ जो इंटरनेशनल कंपनीज़ है उनके भी कुछ पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके राइट्स लेकर के, इंटेलेक्चुअल राइट लेकर के यहाँ पे उसको डेवलप करके और फिर उसको इंडियन मार्केट में भी सप्लाई करती है। तो इसका बिज़नेस काफ़ी वाइड है, जो पर्टिकुलर केवल IT तक सीमित इसका नहीं है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से IT एंड बिजनेस सर्विस जो इसका लगभग 72% है, मतलब टोटल 100% जो इसका बिजनेस है उसमें से IT एंड बिजनेस सर्विसेज का 72% का हिस्सा IT एंड बिजनेस सर्विसेज के अंदर है। इंजीनियरिंग और रिसर्च सेगमेंट में उसका 70% है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म सेगमेंट में इसका 12% है। मतलब प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी बताया आपको, काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स भी एज ए मार्केट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के बाद में इसको इंडिया में फिर ये लॉन्च करते हैं। खुद के भी प्रोडक्ट से लोग लॉन्च करते हैं। और इसके बिज़नेस का रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो 58%, टोटल रेवेन्यू का 58% अमेरिका से आता है, रिमेनिंग 27% यूरोप से। और इंडिया में IT सेगमेंट पर जो है उसका रेवेन्यू जस्ट 3% है। तो दैट्स मीन सपोज करो कभी अमेरिका में, यूरोप में किसी प्रकार कोई सैंक्शन लगती है IT कंपनीज़ के ऊपर या फिर IT सेगमेंट के ऊपर, तो वो इन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू इन्हीं सेगमेंट से इसका आता है। और इसके अदर जो सेगमेंट्स है जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया 21%, 18%, 18%। क्लाइंट ब्रेकअप में आप देखोगे तो लगभग $100 मिलियन के जो इसके क्लाइंट्स हैं वो 15 है, $50 मिलियन के 31 है और $20 मिलियन के लगभग 97 इसके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे IBM कंपनी हो गई, जैसे सिस्को कंपनी हो गई, उनके क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये लोग ले लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं और इंडिया में उसको लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी ये लोग इस तरीके से इंडिया में लॉन्च करते हैं। कई अन्य कंपनियों के साथ में इनका टाई अप रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, EMC, SAP। तो काफ़ी वाइड लेवल की कंपनी है, वाइड बिजनेस सेगमेंट में इसका हिस्सा है। और जो इंडिया के अंदर इसका बिज़नेस तो काफ़ी फैला हुआ है और प्रोडक्ट्स भी इसमें टाइम टू टाइम लॉन्च होते रहते हैं। तो काफ़ी मजबूत कंपनी है फाइनेंशियल तौर पे भी। और इसके कुछ फाइनेंशियल भी हम देखो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 3,44,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस इसका 1268 रुपये है। ये आज का इसका प्राइस है। एक्चुअली इसका जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। एक्चुअली IT कंपनीज से जनरली कस्टमर्स की और जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं कर पाने के कारण इसके प्राइस में जो ड्रॉप देखने को मिल रहा है वो मेन कारण है। हाई और लो देखो, इसमें 1378 रुपये से और लो इसने 890 रुपये करीब बनाया है। स्टॉक जो का जो PE है, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो 31.3 का है। IT सेगमेंट में आप PE रेशियो देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 35 के करीब इंडस्ट्री का PE रेशियो चल रहा है। तो उस हिसाब से ये अभी सस्ती कंपनी है। इसके जो शेयर मिल रहे हैं मार्केट के PE के हिसाब से कंपेरेटिवली जो इसके अदर पीयर ग्रुप है उसकी तुलना में आपको इसको कम दिखेंगे। बुक वैल्यू की बात की जाए वो 224 रुपये है।
बुक वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके जो नेट प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ टोटल शेयर से हम डिवाइड करते हैं तो जो सारे उसमें कंपनी के जो मान लो नेट प्रॉफिट हो गया तो उसमें जितने भी उसने लॉस थे वो सब माइनस कर दी, उसके बाद में जो उसके टोटल जो नंबर ऑफ उसका नेट प्रॉफिट बचा उसमें उसके शेयर्स को डिवाइड करें तो वो जो एक पर शेयर की जो वैल्यू निकल के आएगी फेयर वैल्यू, तो उसको हम बुक वैल्यू कहेंगे। ये मार्केट वैल्यू से बिल्कुल अलग होती है। और इसका डिविडेंड यील्ड है वो 2.51% है। दैट्स मीन जो डिविडेंड बांटती है वो इसके जो प्राइस है उसके हिसाब से 2.51% के आसपास निकल के आ रहा है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.7% है। मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड की जाती है कंपनी के इन्वेस्टर्स के थ्रू उसका लगभग 25.7% इसका ROCE है। रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है 19.8% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि जो इक्विटी बेसिस पे नेट प्रॉफिट में जब नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो वो जो निकल के आ रहा है 19.8% है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। नीचे हम इसका देखो 1 ईयर का परफॉर्मेंस चार्ट देख सकते हैं। ये लगभग जुलाई 2021 के बाद में 979 से लगभग इसने 250 से 300 रुपये तक की वृद्धि दर्शाई है। 5 साल का इसका परफॉर्मेंस चार्ट देखें हम इसका, तो 5 साल के अंदर इस कंपनी ने जो अपनी जो यात्रा चालू करी है वो लगभग 450 300 और नीचे इधर की तरफ लगभग 400 रुपये से चालू करी, आज 1300 रुपये, मतलब 300% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिखाया है। और नीचे की तरफ इसके प्रोज देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी के ऊपर जो डेट था वो काफ़ी उसने कम कर लिया। और वर्चुअली देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री है क्योंकि इसके पास में अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। और जो थोड़े बहुत डेट हैं तो मान लो कंपनी को कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी होती है तो वो अपने रिजर्व में से उसको पे कर सकती है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है पूरी तरह। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.88%, मतलब 20% के करीब का ये डिविडेंड भी पे आउट करती है अपने सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। और सेल्स ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी थी 20%। ये मान लीजिए कि मोटा मोटा 12 से 13% या 15% से ऊपर यदि किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ है तो वो काफ़ी हेल्दी सेल्स ग्रोथ कहा जा सकता है। हाँ, नीचे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। सेल्स ग्रोथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो लगभग 15 से 20% के आसपास बने हुए हैं। ये जो है ईयर बाई ईयर सेल्स ग्रोथ जो ऊपर हम देख रहे हैं ये क्वार्टरली है, दिसंबर सितंबर जून 2021 मार्च 2021, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इसके दिखाए हुए हैं। एक्सपेंसेस देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली वाइज लगभग 25% के आसपास बना हो जो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसकी अदर इनकम भी इसके अंदर दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट जो ये गेट करता है वो भी लगभग ठीक ठाक सा इसमें दिख रहा है। डिप्रिशिएशन जो है चार्जेस वो कांस्टेंट से बने हुए हैं, लगभग 1200 करोड़ रुपए से लेकर 1136 करोड़ रुपए तक के डिप्रिशिएशन है इसमें है। और हमें ईयरली वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ये देखिए ईयरली इसमें सेल्स ग्रोथ लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का इसमें सेल्स रेवेन्यू है। और लगभग ईयरली मार्च 2021 में 6.5% का, और उससे पहले लगभग 16.96%, 19.49%, 20% के आसपास का इसमें सेल्स ग्रोथ दिखाया गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 24 से 25% के आसपास बना हुआ है, काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अदर इनकम भी कंपनी की है, वो लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास की अदर इनकम इसने दिखा रखा है। इंटरेस्ट जो पे आउट है वो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का है। ठीक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए आप, वो काफ़ी अच्छा बना हुआ, लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर जो है वो लगभग 40 रुपये पर के आसपास इसमें दिखा रहा है, 40% के आसपास का। तो अर्निंग पर शेयर जो है टोटल जो नेट प्रॉफिट में हम जब नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर निकल के आता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो लगभग एक साल में 11% के आसपास। टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो 11% के आसपास का है। 3 साल का 14% के आसपास। 5 ईयर्स के अंदर जो सेल्स ग्रोथ हुआ वो 19% के आसपास है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, तो लगभग 3 ईयर्स के अंदर 9% का, 5 ईयर के अंदर 14% का, और जो अभी रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ उसके बाद में इसका लगभग टीटीएम -17% का है। स्टॉक प्राइस में एक साल में लगभग 35% की वृद्धि हुई है। और 3 ईयर्स के अंदर लगभग 40% की, 5 ईयर के अंदर 26% की। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो भी लगभग 20 से 22 23 24 25% तक का इसने दिखा रखा है 10 साल के अंदर, 1 साल से लेकर 10 साल तक के अंदर।
ये बैलेंस शीट है इस कंपनी की, जिसमें देखो शेयर कैपिटल जो वो 500 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। कंपनी के पास में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हैं। तो आईटी कंपनी की सबसे खास बात ये होती है, इनके पास अच्छा खासा रिजर्व्स होता है, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कम होता है, और जो इनके बोरोविंग्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। तो वर्चुअली ये ज़्यादातर आईटी कंपनी आप चाहे कोई सी भी उठा लीजिए टॉप कंपनीज में से, ज़्यादातर आपको डेट फ्री मिलेगी। तो डेट फ्री होती है और इनकी लाइबिलिटीज़ काफ़ी कम होती है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनके रिटर्न काफ़ी अच्छे होंगे। और अब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होने के कारण से मार्केट अक्सर इनमें नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है जब भी इनके रिजल्ट्स आते हैं। और फिक्स असेट की बात की जाए तो आपके सामने फिक्स असेट भी देखो काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का इसने टोटल जो लाइबिलिटीज़ के अपोज में जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं तो वो दिखा रहा है। CWIP का मतलब होता है कि करेंसी वर्किंग इन कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो वर्किंग के अंदर, मतलब अभी इनके पैसे रिटर्न होना बाकी हैं, वो अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, तो वो इतना अमाउंट इसने दिखा रखा है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने कर रखे हैं। अब कैश फ्लो किया जाए, कैश फ्लो देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, जो किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि कैश फ्लो कितना हो रहा है। तो कैश फ्लो यदि पॉजिटिव बना हो तो काफ़ी अच्छी बात है। कैश फ्लो पॉजिटिव रहने का तात्पर्य ये है कि कंपनी के अंदर जो कैश है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ के बाद में कितना कैश फ्लोज रहता है, तो वो यदि पॉजिटिव है तो दैट्स मीन काफ़ी अच्छा। नेगेटिव होने पर ये माना जाता है कि कंपनी के पास में कैश की किल्लत है, और जो जितना उसके पास में है उससे ज़्यादा वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। तो मार्च 2021 में लगभग 2,761 करोड़ रुपए का कैश फ्लो था। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इसमें हमेशा पॉजिटिव बना हुआ है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जरूर नेगेटिव रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो पैसा नेगेटिव में अपने बैलेंस शीट से माइनस ही जाता है, बाहर की तरफ जाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से बात की जाए तो वो भी लगभग माइनस के अंदर है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बेसिकली ये देखो ये चीज़ें आ जाती है, प्रोसेस फ्रॉम शेयर, डिवेंचर्स, बोरोविंग्स, और बोरोविंग्स जो ली जाती है वो सारा उसमें हिसाब होता है। जो डिविडेंड्स पेड किए जाते हैं और इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, तो वो भी माइनस के अंदर है। तो ओवरऑल लगभग 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर का इसके पास में नेट कैश फ्लो बना हुआ है, तो दैट्स अ गुड साइन। डेटर डेज की बात की, डेटर डेज का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लो कंपनी ने कुछ काम कराया तो कस्टमर से उसके पास में कितने टाइम में पैसे आ जाएंगे, तो वो जैसे ये लगातार कम हो रहा है, तो ये एक अच्छा है, एक पॉजिटिव साइन है किसी भी बैलेंस शीट के लिए कि 91 से लगभग 66 डेज इसमें हो गया है। और ये जितना कम होता है वो उतना ही कंपनी की बैलेंस शीट को हेल्दीनेस को बताता है। कैश कन्वर्जन साइकिल है, वर्किंग कैपिटल डेज है, और नीचे आर ओ सी ही है, तो वो लगभग 25% से ऊपर बना हुआ, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 1 रुपया यदि लगा रहे हैं तो उसमें 25% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो दैट्स मीन बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा हो रहा है। प्रोमोटर्स की बात की जाए तो लगभग 60%, 60.33% का प्रोमोटर्स के पार्ट्स में है। प्रोमोटर्स में आपको पता है जैसे शिव नाडार है, और ब्रह्मा सुंदरी इन्वेस्टमेंट, SCL होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, SCL एविटास प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास में इनका अच्छा खासा शेयर इनके पास में है। FIS की बात की जाए तो FIS ने भी इसमें अच्छा खासा होल्ड कर रखा है, हालांकि FIS ने लास्ट कुछ क्वार्टर से इसमें डाउन किया है, लगभग 24.25% से 22.30% तक का इसमें हो चुका है। DIS की बात की जाए तो 12.47%, 10.25%, 11% 12.47%। गवर्नमेंट के पास में भी इसके कुछ होल्डर्स है, गवर्नमेंट में किस किस इंस्टीट्यूशन ने ले रखा है ये हालांकि इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। पब्लिक के पास में भी लगभग 5% के करीब का इसमें होल्डिंग्स है। ये इसके कुछ अनाउंसमेंट भी हैं, आप चाहे तो इसका अनाउंसमेंट को पढ़ सकते हैं, और मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप ज़रूर इन अनाउंसमेंट को और जो इनके रिसेंटली जो रिलीज़ रिज़ल्ट होते हैं उनको आप डिटेल से पढ़ा करें। इसके बारे में, कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा। आप बैलेंस शीट पढ़ना सीख जाओगे, और ओवरऑल काफ़ी ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी ये सब चीज़ें। तो ये एक मोटा मोटा एनालिसिस था SCL टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में और कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। अभी प्रेजेंटली जो इसमें डाउन चल रहा है -5.31% का SCL के प्राइस डाउन चल रहे हैं, जो अभी हमने देखा था। तो उसका रीज़न भी मैंने बताया कि जो रिसेंटली रिजल्ट आए हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये इसके बारे में का ओवरव्यू था। तो आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले आप पूरा एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लें, और फिर उसके बाद में डिसीजन लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि पैसा आपका है, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी आपको होगा। तो किसी भी प्रकार के निर्णय से पहले आप सारी बातों को ध्यान में रखें और फिर देन आप इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, और आपको चैनल ठीक लगा हो तो आप काइंडली इसको लाइक करिए। थैंक यू।